दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। स्नेह के पुष्प कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बेटा, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से तेरी बहुत याद आ रही है। इस बीमारी ने पहले ही मुझे अपाहिज बनाकर रख दिया था, पर अब तो न खाना अच्छा लगता है न उठना बैठना। आखिर कब तक घर की चार दीवारी में घुटना रहूँगा। तेरी माँ के पश्चात अकेला हो ही गया था, किंतु राहुल से ऐसी उम्मीद न थी। बदन शिव, आंखें पता नहीं कब बंद हो जाए। हो सके तो आकर मिल जाओ। फोन पर पिताजी की आवाज़ टूटती सी लगी। पिताजी, आप इतने हताश क्यों हो रहे हैं? मैं कल ही पहुँच रही हूँ। आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। रुचा ने उन्हें हिम्मत बनाते हुए कहा। अवश्य आना बेटा, कहकर बिना उसकी पूरी बात सुने उन्होंने फोन रख दिया। पिताजी का दिन स्वर सुनकर रुचा किंकर तो विमूढ़ से बैठी रह गई। अलौकिक आत्मविश्वास से पवित्र मानव की ऐसी मनस्थिति है। पिताजी को इतना निराश हताश उसने कभी नहीं देखा था। सच्चे समय बड़े से बड़े व्यक्तित्वों को सबका अहंकार तोड़ देता है। अचानक 20-25 वर्ष पूर्व की घटनाएं उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की भांति गुजरने लगी। याद आया वह दिन जब नमिता उसकी छोटी बहन ने जन्म लिया था। पापा और दादी को जैसे ही पता चला कि लड़की ने जन्म लिया है, वे बिना माँ से मिले घर चले आए थे। उनको आया देखकर जब उसने उनसे माँ के बारे में पूछा तो पापा बिना कुछ कहे बेडरूम में चले गए तथा दादी मुंह फुलाकर बोली थी, ठीक क्यों ना होगी, आखिर एक लड़की और जन्मी है। हमारी एक और बहन आ गई है, यह तो खुशी की बात है, पर आप गुस्से में क्यों हो? दीपा ने सहजता से पूछा था। अपनी किस्मत को रो रही हूँ, न जाने किसी बहू है जो लड़की पर लड़की जन्मे जा रही है, न जाने कब पोते का मुंह देखूंगी। दादी ने गुस्से से उनकी ओर देखते हुए कहा था। रुचा और दीपा को पापा और दादी का क्रोधित होना समझ में नहीं आ रहा था। भाई की तो उन्हें भी चाहत थी, पर अगर भाई नहीं बहन आ गया तो सारा गुस्सा माँ पर क्यों निकल रहे हैं? वे दोनों सहेली से मिलने जाने के बहाने माँ को देखने घर से निकली। हॉस्पिटल पहुँची तो देखा नानी माँ के पास बैठी है तथा माँ लगातार रोए जा रही है। बेटी, लड़की तो लक्ष्मी होती है, जब तक साथ रहती है तब तक मन को आनंद एवं मुक्ति देती है तथा जाते हुए प्यार की ऐसी परछाई छोड़ जाती है जो उसके दूर जाने पर भी निरंतर उसके पास रहने का एहसास कराती रहती है। तुम निराश क्यों होती हो बेटी? तुम्हारी बेटियां ही बेटी के समान तुम्हारा वंश चलाएंगी। वैसे भी बेटी बेटियों की माँ राजरानी होती है। मुझे देख, मेरे 3 बेटियां हैं, पर मुझे कोई दुख है क्या? जब तक तुम लोग थी हर काम में मेरा हाथ बटाती रही, और आज जब भी मुझे ज़रूरत होती है तुम तीनों में से कोई ना कोई आ ही जाती हो। अपनी चाची को देख, उसके 2 बेटे ही, पर कौन सा वह बेटे बहू का सुख भोग रही है। दोनों में से कोई भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाह रहा है। नाते रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस वाले अलग पूछ कर उसे परेशान करते हैं कि 2 बेटे होते हुए भी आप अकेली क्यों रहती हैं। अब वह किस किस को क्या जवाब दें? यह सच है कि किसी भी परिवार को पूर्णता पुत्र पुत्री दोनों के द्वारा ही प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए अनावश्यक दुख संताप या तनाव को साथी बनाना उचित नहीं है। प्रत्येक स्थिति के सकारात्मक पहलू पर विचार कर सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। दुख न कर बेटी, तेरी यही बेटियां तेरे वंश का नाम रोशन करेगी। कहते हुए उन्होंने प्यार से रुचा और दीपा के सिर पर हाथ फेरा था। दादी और पापा न जाने किस मिट्टी के
बने थे कि भविष्य के लिए? वह अपने वर्तमान को नहीं समझ पा रहे थे। माँ ने दादी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी थी, पर फिर भी बेटा न जन्म पाने के लिए वह सदा उन्हें ही दोष देती रही। पापा को भी वह सदा भड़काती रहती थी। पापा को भी अपनी माँ ही सदा ठीक लगती। उन्हें भी बारिश चाहिए था। पापा और दादी ने उस नन्ही सी जान का मुंह न देखने की ठान ली थी। पापा और दादी का नन्ही नमिता के प्रति व्यवहार देखकर माँ छिप छिप कर रोती थी। अंततः भरे मन से माँ ने स्थिति से समझौता कर लिया था। माँ ने उन तीनों में ही अपनी दुनिया ढूंढ ली थी। सारी ममता और प्यार उन पर उड़लती थी, तो भी दादी को अच्छा नहीं लगता। वह कहती, कोख में पुत्र कैसे आया जब सारे दिन तुम इन मर्दों के पीछे ही पड़ी रहोगी। दादी के कटु वचन सुनकर माँ अंतःकबज में कैद होकर रह जाती, मानो अपनी कोजाइयों पर ममता की वर्षा कर वह कोई अपराध कर रही हो। दादी के तकरस में न जाने कितने जहर बुझे बाण थे, जो रह रह कर माँ को घायल करते रहते थे। वह और दीपा प्रतिरोध करना चाहती तो माँ मना कर देती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनका एक वाक्य 100 वाक्यों को निमंत्रण देगा। माँ की परेशानी बढ़ेगी। माँ एक सामान्य परिवार की कन्या थी। उनके रूप पर मोहित होकर पिताजी ने उन्हें वर तो लिया था, किंतु पुत्र ना दे पाने के कारण उन्हें उनकी उपेक्षा के साथ साथ मानसिक यंत्रणा से भी गुजरना पड़ रहा था। माँ अत्यंत सहनशील थी और साथ इसी गुण के कारण वह स्वयं पर हुए अत्याचारों को निःशब्द सहती रहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी बुरा नहीं लगता था या वे विरोध करने के लिए तड़प रही ना हो, पर मन में बैठी हीन भावना के कारण वह विषम परिस्थितियों में भी विरोध नहीं कर पाई थी। वैसे भी अपनी 3 नाबालिग कन्याओं को लेकर जाती थी तो कहाँ जाती। दादी और पिताजी के व्यंग्य बाणों से आहत माँ को अकेले बैठकर रोते उसने कई बार देखा था। एक बार माँ को ऐसी अवस्था में देखा जब रुचा ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने उसे आँख में भरते हुए व्यथित स्वर में कहा था, बेटा खूब पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, जिससे किसी के आगे झुकना ना पड़े, अपने फैसले तुम स्वयं ले सको। दादी के 2 पुत्र और थे। वह अधिकतर उन्हीं के पास ही रहती थी, क्योंकि उनकी पत्नियों से उनकी बनती ही नहीं थी। आखिर सब माँ की तरह सहनशील तो नहीं होते। वे आकर दादी से मिलने तो आते, किंतु अपने साथ चलने के लिए कभी नहीं कहते थे। दादी ने कभी जाना नहीं चाहा। वह कभी उनके पास गई भी तो महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाती थी, पर फिर भी वह माँ की सेवा की कदर नहीं कर पाई। त्रुटि न होने पर भी त्रुटि निकाली जाती। माँ को जब तक उनके क्रोध का शिकार बनना पड़ता। शायद यही मानव की प्रकृति है, जो जितना दबता है उसे उतना ही और दबा जाता है। पिताजी को तो पुत्र ही चाहिए था, अतः दूसरे वर्ष माँ पुनः गर्भवती हो गई। पिताजी की पुत्र के लिए चाह तथा पुत्रियों से विरक्ति ने उसके छोटे से मन में अंतर्द्वंद मचा दिया था। उसने मन ही मन खूब पढ़ने का संकल्प ले लिया था। माँ श्री बच्चे जन्म की मशीन बनकर रह गई थी। गिरती शारीरिक स्थिति के कारण वह अब चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती थी। यद्यपि सेक्स की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड करना अपराध है, और पैसे से किसी को भी खरीद जा सकता है। इसी हत्या का प्रयोग कर इस बार अनहोनी की आशंका से बचने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया गया। पता चला कि पुत्री ही गर्भ में है।
दादी ने गर्भपात करवाने का निर्णय सुना दिया। माँ आंखों में आंसू लिए बेबस बकरी की तरह जीभ होने चल अस्पताल पहुंच गई। जब वे अस्पताल से लौटी तो दादी पैर पटकते हुए पूजा घर में जाकर बैठ गई, जबकि पिताजी पहले ही कहीं चले गए थे। माँ अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। माँ को रोता देखकर दीपा और नमिता भी रोने लगी। बाद में पता चला घर में पुत्री नहीं पुत्र था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही के कारण बदल गई थी। प्रकृति ने निरपराध मासूम की जान लेने का अपराध करने वालों को दंड दे दिया था। इस बार पिताजी भी निराश हताश लगे। जिस मेडिकल साइंस पर उन्हें इतना विश्वास था, जिसके बल पर वह अपने भाग्य का निर्माण करना चाहते थे, वह भी धोखा दे गया। अब किसकी शरण में जाते? वे तीनों पापा के स्नेह की आस में उनके चारों ओर मंडराती। उनके एक एक काम को अपने नन्हे नन्हे हाथों से करके उनके मन को जीतना चाहती, किंतु उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। वह अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त रहते थे या व्यस्त रहने की कोशिश करते थे कि लगता था कि उनके पास समय ही नहीं है। घर में रहते तो सदा फोन पकड़े रहते या मोटी मोटी फाइलों में सिर छुपाए रहते। माँ से भी उन्हें कम ही बातें करते देखा था। घर खर्च के लिए माँ को रुपए पकड़ाकर अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेना उनकी आदत बन गई थी। माँ ने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था, किंतु पिता के प्यार से वंचित वे तीनों उनके व्यवहार एवं बेरुखी को सहन नहीं कर पा रही थी। जब वे अपनी हम उम्र सहेलियों को अपने पिता के साथ घूमते देखती तो मन महसूस कर रह जाती। यहाँ तक कि उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर कोई उपहार दिया हो या अपने आप कहीं घुमाने ले गए हो, यह भी से याद नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस दुनिया में जन्म लेकर उसने तथा उसकी बहनों ने क्या अपराध किया है। वे स्वयं तो आई नहीं थी, उन्हें लाने वाले उनके माता पिता ही थे। फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उस समय वह यह सोचकर मन को तसल्ली दे लेती थी कि हो सकता है कि पापा को अति व्यस्तता के कारण वास्तव में उनसे बात करने का समय न मिलता हो, या उन्हें अपने लंबे चौड़े व्यवसाय के लिए उत्तराधिकारी न मिल पाने के कारण उनका व्यवहार अनजाने में उन सब के प्रति अस्वाभाविक और अशांत हो गया है। यद्यपि पापा ने रुपए पैसों से उन्हें कोई कमी नहीं होने दी थी। जो भी उन्होंने मांगा मिला। पापा ने उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाई, फिर भी पता नहीं क्यों मन में बैठी ग्रंथि के कारण वह चाहकर भी सहज नहीं हो पाती थी। अभी अभी घटना को 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि पता चला माँ फिर गर्भवती है। इस बार माँ विशेष प्रसन्न नहीं थी। लगता था पत्नी धर्म निभाते निभाते वह मशीन बन गई है। दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया गया, 1 बार नहीं 2 बार, वह भी अलग अलग डॉक्टरों से। दोनों रिपोर्ट में पुत्र होने की सूचना मात्र से पिताजी का चेहरा दमक उठा। दादी भी अचानक बदल गई। जिस बहू में उनको सदा दोष ही दोष नजर आते थे, और वह उनका विशेष ध्यान रखने लगी। उसे भी लगने लगा था कि इस बार भाई आ जाए तो माँ की सारी परेशानियाँ दूर हो जाए तथा हो सकता है पापा और दादी का प्यार भी उन्हें मिल जाए। माँ भी उत्सुकता से पुत्र के स्वागत की तैयारी करने लगी। उनका यौवन पिताजी की इच्छाओं की भेंट चढ़ गया था। अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण वह अनायासी जीवन से दूर होती चली गई थी। जीवन के प्रति उनमें न कोई उत्साह रह गया था और न ही कोई लगाव, पर अब अचानक ऐसा लगने लगा था जैसे जीवन के प्रति उनका
अनुराग बढ़ने लगा है। साथ ही दादी की अत्यधिक देखभाल के कारण उनका खोया आत्मविश्वास भी लौटने लगा था। कहते ही अच्छा समय बीते देर नहीं लगती। आखिर वह दिन भी आ गया जब एक नन्ही जान ने दुनिया में कदम रखा। उसके कदम रखते ही मानो घर से बुरी आत्मा का साया दूर दबाकर भाग गया था। सदा चिड़चिड़ाने वाली दादी तो लगता था कि खुशी के कारण पागल हो गई है। अब वह उन सबके साथ भी अच्छी तरह पेश आने लगी थी। घर में पुत्र रत्न होने पर खुशियां मनाई गई, शानदार पार्टी दी गई। घर आए मेहमानों को उपहार और मिठाई देकर विदा किया गया। पिताजी अचानक ही अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लगने लगे थे, जिनको उसने कभी किसी बच्चे को गोद में खिलाते नहीं देखा। वही पिताजी नवजात शिशु को गोद में उठाए ऐसे खुश हो रहे थे मानो किसी बच्चे को उसका खोया हुआ खिलौना वापस मिल गया हो। रुचा ने अपने होशो हवास में पिताजी को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। आखिर उनका वंश चलाने वाला आ गया, उनके बुढ़ापे का सहारा जो आ गया था। माँ के चेहरे पर छाई रहने वाली उदासी भी विलुप्त हो गई थी। उन सब की अर्थ वह पहले ही खराब स्वास्थ्य के कारण कम ध्यान दे पाती थी, किंतु अब नवासे की वजह से समय और भी कम समय मिलने लगा था। पर उन्हें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वह उनके प्यारे भाई की देखभाल ही तो कर रही थी। अब उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए भाई मिल गया था। उस दिन उसकी नन्ही कलाई पर राखी बांधने की होड़ लगाती कि कौन पहले राखी बांधेगा, और वह शैतान उन्हें परेशान करने के लिए इधर उधर भागता रहता। दादी उसकी शैतानी देखकर दादी लोटपट हो जाती। लगता ही नहीं था कि वह पहले वाली दादी है। नदी की लहरों की तरह पत्थरों से टकरा कर आगे बढ़ते ही रहे। रुचा का इंजीनियरिंग में चयन हुआ तो माँ अत्यंत प्रसन्न हुई, पर पापा निर्विकार ही रहे। शायद उसकी सफलता से पिताजी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। दादी अवश्य पापा से बोली थी, बबुआ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई लड़कियों का दिमाग खराब कर देते हैं। मेरी मान कोई अच्छा सा लड़का देख इसके हाथ पीले कर दे। रुचा की इच्छा देखकर पापा ने बेमन से हामी भर दी थी। उसकी रेखा देखी दीपाली और नमिता ने भी मेहनत की थी। समय के साथ दीपाली का मेडिकल में तथा नमिता का बैंकिंग सेवा में चयन हो गया था। धीरे धीरे उनको अपने मंजिल की ओर अग्रसर देख माँ बहुत खुश थी। धीरे धीरे उनके विवाह भी हो गए। राहुल का भी इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया था। तभी दादी की मृत्यु भी हो गई थी। दादी के जाने के पश्चात माँ अकेली रह गई। राहुल हॉस्टल में था तथा दोस्तों कहानी का आगे सुनेंगे दूसरा भाग में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।